जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आप लोगों के बीच लेकर आऊँ जेपीएससी का जो रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर का जो बहाली था, उसका जो एग्ज़ाम हो चुका था जेपीएससी के से द्वारा ये फॉर्म भराया गया था। तो आपके कितने प्रश्न सही हैं और आंसर की जो है मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन कैसे सटीक जवाब दूंगा आप लोगों के बीच। जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा, तो आप मिला सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए और जल्दी इसका आंसर की भी आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। और जेपीएससी और जेएसएससी का क्या रहता है पैटर्न, हम इस क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम हुए हैं उससे हम देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा है ये जो है ऑफिसर जब बनते हैं तो रिसर्च ऑपरेशन में जाते हैं बड़े बड़े, और इसके नीचे जो है वनरक्षी के लोग जो होते हैं वो भी काम करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मोटिवेशनल थॉट देखेंगे, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है जो बिना लक्ष्य जो है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, और हारा वही है जो अपने लक्ष्य के पाने के लिए लड़ा नहीं है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, और मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये बुकलेट नंबर सी है, आप देख सकते हैं। और ये किसी का था बुकलेट नंबर, तो मेरे मेरे दोस्त ही था तो उसके द्वारा मिला है। और मैं एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले झारखंड से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और यही जो है आपका जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होंगे यही पैटर्न होगा बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में इस श्रेणी के लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट और बॉक्साइट। बॉक्साइट तो इसमें हट जाएगा क्योंकि बॉक्साइट जो है लौह अयस्क का नहीं है। बॉक्साइट जो है अल्युमिनियम का एक क्या अयस्क है। सीडेराइट भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि सीडेराइट भी बॉक्साइट जो है और सीडेराइट जो है अल्युमिनियम का भंडार है। अब देखते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में क्या होगा। तो ये होगा मैग्नेटाइट। क्या होगा, मैग्नेटाइट जो है ये झारखंड के लौह अयस्क के प्रमुख भंडार हैं। अगला है झारखंड का ला उद्योग जो एक वन आधारित उद्योग है इन जिलों में स्थित है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आप देखिए, दुमका, देवघर, पाकुड़, दूसरा है रांची, लोहरदगा, गुमला, तीसरा धनबाद, देवघर, गढ़वा, और चौथा है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवघर, दुमका और पाकुड़। मैं बता दूं कि आप जो हैं सोच रहे होंगे कि ला उद्योग का जो है ये हमारा रांची में है। ला उद्योग जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, रांची में है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि वन आधारित उद्योग जो है किन जिलों में अधिक है। कौन सा वन आधारित उद्योग जो ला उद्योग है कौन कौन सा है, ये पूछा गया था। अगला है, झारखंड की नदियों में यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है। तो झारखंड में कौन सी विशेषता जो है जो नदियों में नहीं देखने को मिलती है। पहला है, यह कोमल चट्टानों से प्रवाहित होती है। सभी नदियाँ बरसाती है। तीसरा, इनका प्रवाह पथ भू आकृति द्वारा नियंत्रित है। और सभी नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयुक्त है। यही गलत है, क्योंकि झारखंड की सारी नदियाँ जो है बरसाती नदियाँ हैं। यहाँ पे जो है सारी नदियाँ जो है नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी पाई जाती है। पाकुड़ हो गया, नेतरहाट हो गया, रांची हो गया, या दामोदर घाटी हो गया। तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र हो गया जहाँ बलुआ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में सर्वाधिक आर्द्रता खाली जगह महीने में पाई जाती है और सबसे न्यून आर्द्रता खाली जगह महीने में पाई जाती है। तो आर्द्रता जो है सबसे ज़्यादा किस महीने में पाई जाती है, सितंबर या फरवरी। दूसरा है जून या अक्टूबर। तीसरा मई दिसंबर। चौथा अगस्त या अक्टूबर। तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा जून और अक्टूबर। तो सबसे ज़्यादा जो आर्द्रता है जून में होता है और सबसे कम आर्द्रता जो होता है अक्टूबर महीने में होता है। ये भी क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके भी आने वाले जो प्रीवियस एग्ज़ाम है, आने वाले जो बैक को एग्ज़ाम है, जैसे 5 सिपाही हो गए, यही सारे क्वेश्चन जो है आपके रिपीट करता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़रा क्वेश्चन को देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, उद्भव के स्थान से जोड़िए। तो दामोदर नदी का उद्भव स्थान कहाँ पे है,
ये बताना। तो दामोदर का नेतरहाट का पठार है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? नेतरहाट का पठार से। दूसरा है बराकर नदी। बराकर नदी का जो स्थान है वो कहाँ पे? हजारीबाग का पठार से निकलता है। म्यूराक्षी नदी जो है सो कहाँ? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से। और शंख नदी जो है पलामू पठार से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए देवघर कारागार के कैदी फूलों से नाग मुकुट बनाकर समर्पित करते हैं। इस परंपरा के लिए 1919 में किसने रखी थी? E.T. डॉल्टन ने, E.H. बथोर ने और J.D. शिफ्टनर ने या J.W. टेलर ने। तो ये जो नींव रखी थी E.T. डॉल्टन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? E.T. डॉल्टन के द्वारा शुरू किया गया था। मैं बता दूं कि ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वैद्यनाथ मंदिर है ना वहाँ पे देवघर के कारागार जो है, देवघर में जो कारागार यानी जेल जो बोला जाए, वहाँ के कैदी जो फूलों से नाग मुकुट बनाकर समर्पित करते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का, कोडरमा पठार का, रांची का पठार का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, कहाँ का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा क्या कह रहा है? रजरप्पा क्षेत्र में भेरा नदी दामोदर पर जलप्रपात बनाती है क्योंकि दामोदर घाटी अधिक गहरी है। भेरा नदी बाद में बनी। दामोदर नदी हिमालय से उत्पन्न हुई और भेरा नदी हिमालय से उत्पन्न हुई। तो 9 का आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी अधिक गहरी है। दामोदर घाटी जो है अधिक गहरी है, यही जो है इसका आंसर होगा। रजरप्पा क्षेत्र में जो भेरा नदी दामोदर पर जलप्रपात बनाती है क्योंकि दामोदर घाटी अधिक गहरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सूक्ष्म लघु झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? रुपये 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख रुपये जो है ये राशि निर्धारित की गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्ज़ामों में उत्पाद सिपाही हो गए और भी जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं 2025 में उनको देखना हमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से देखना ज़रूरी है। ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने का सही समय नहीं मिल पाता इसलिए काफ़ी लेट से वीडियो आता है और मैं ज़्यादातर झारखंड से ही रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आप यदि मैसेज करें, कॉल करें, आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वीडियो बनाने का अर्थ है कि जो चीज़ हम बताते हैं वो बिल्कुल सटीकता से बताते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड अवसर विकास के लिए ग्रामीण विकास जोहार कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को या WHO? तो ये चलाया जा रहा है विश्व बैंक से। वर्ल्ड बैंक के मदद से जो है झारखंड में जोहार कार्यक्रम या तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला है झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक यानी कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाँ पे शहरी जो कामगार के लिए शहरी रोजगार जो मंजूरी दी गई थी इसका क्या उद्देश्य था? शहरी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना था, शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना था, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था या किसानों को वित्तीय सहायता देना था? तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना था। शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP का क्रियान्वयन झारखंड में किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? पहला है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा, जिला उद्योग केंद्र द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मैं हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल रिसर्च करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप ये भी मिला सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन को सही किया है। अगला झारखंड के लोहरदगा गुमला क्षेत्र में इन फसलों की प्रधानता है। तो लोहरदगा गुमला में कौन कौन सा फसल है? धान, मक्का, चना। दूसरा है धान, महुआ, फल और सब्जी। तीसरा है धान, मक्का, महुआ
और चौथा है धान, मक्का, फल और सब्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा धान, मक्का, फल और सब्जी। क्या है? धान, मक्का, फल और सब्जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित जनजातियाँ पाई जाती है। असुर, बैगा, बथुड़ी। दूसरा बंजारा, बेदिया, बिंजिया। तीसरा बिरहोर, बैगा, बथुड़ी। और चौथा है बिरहोर, चेरो और असुर। तो 15 का नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिरहोर, बैगा और बथुड़ी। बिरहोर, बैगा और बथुड़ी ये जनजातियाँ जो है संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की प्रथम स्टार्टअप नीति कब घोषित की गई थी? तो प्रथम स्टार्टअप नीति 2015 में आई थी, 2016 में, 2017 में, 2018 में। तो स्टार्टअप नीति जो है 2016 में आया था और उस समय जो था रघुवर दास का सरकार था। रघुवर दास जी थे, उन्हीं वही जो थे यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में हम लोग स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये जो एनटीपीसी में भी पूछा गया था। एनआरएलएम के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? 50-50 है, 60-40 है, 75-25 और 80-20 है। तो 17 नंबर का हो जाएगा 60-40। कितना है? 60-40 जो है इसका रेशियो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार आय का कितना प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त होगा? तो राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त होगा 13.96%, 13.16%, 31.29% या 26.53%। तो 31.29% होगा। कितना होगा? 31.29% होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सागर सेतु पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सागर सेतु पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ये जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने सुस्वागतम ऑनलाइन प्रणाली शुरू किया गया है? तो सुस्वागतम ऑनलाइन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संघ विदेश मामले के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा। तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? झारखंड सरकार ने कब अपनी प्रथम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की घोषणा की? 2012 में, 2013 में, 2015 में या 2018 में? तो ये 2015 में किए थे। कब किए थे? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? बाल लिंगानुपात को बढ़ाना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास, और चौथा है यह कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का एक अवयव है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का एक अवयव है। यही नहीं होगा, बाकी वह सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। 10.5%, 12.1%, 14.3% या 15.6%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12.1%। कितना है? 12.1% जो है झारखंड में अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिम के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया? हुक्का उत्पादन पर प्रतिबंध कौन सा राज्य लगाया था? ये देखना है। पहला है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो ये कर्नाटक राज्य है जिन्होंने हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ये चीज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने T20 विश्व कप के लिए राजदूत नियुक्त किया है? इरफान पठान, कपिल देव, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को जो है T20 विश्व कप के लिए राजदूत नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 79,650 वर्ग किलोमीटर, 77,916 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर या 79,176 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेनिंजाइटिस के खिलाफ मेन 5CB वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, कनाडा, जर्मनी या नाइजीरिया। तो इसका जो है मेन 5C वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और ये चीज़ जो है ये कारनामा जो है कहीं ना कहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी आगे तक लेके जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। कुल टोटल हम 150 क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगला है अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना आवंटन हुआ है? 5.21 लाख करोड़, 6.21 लाख करोड़, 7.21 लाख करोड़ या 8.21 लाख करोड़। तो 6.21 लाख करोड़ हुआ है। कितना हुआ? 6.21 लाख करोड़। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का विषय नहीं है? गरीबी, रोजगार, स्किलिंग या MSME। तो कौन सा नहीं है? तो वो है गरीबी। केंद्रीय बजट का विषय नहीं है, वो गरीबी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय बजट 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती का प्रावधान है? 50,000, 60,000, 65,000 या 75,000। तो ये 75,000 है। कितना है? 75,000 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान था? तो कौन सा शहर था? गुवाहाटी, पटना, लेह या शिलोंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। क्या हो जाएगा? लेह जो था ये जो था नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश जो है? तो USA हो गया, रूस हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया या फिर भारत हो गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका हो गया। क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं? पूजा गौतम, रामकमल मुखर्जी, राकेश आनंद बख्शी, शांतनु राय चौधरी। तो 35 का जो है आंसर हो जाएगा रामकमल मुखर्जी। क्या हो जाएगा? रामकमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो समूहों नरपंथी और गरमपंथी के बीच विभाजित हो गया? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये कब हुआ था ये भी मैं बताऊंगा। सूरत में, लखनऊ में, दिल्ली में या मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था और यहीं से जो है गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। जून 2025 में निम्न में से किस भारतीय नेता के साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ? ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, नरेंद्र मोदी या भगवंत मान। बता दें इसका आंसर हो जाएगा आपके नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो ज़्यादातर इधर ही घूमा करते हैं और उन्हें ज़्यादातर ध्यान इन चीज़ों में काफ़ी कम रहता है कि हमारी देश की जनता कहाँ क्या हो रही है, क्या चीज़ प्रॉब्लम है। और ये ममता बनर्जी जो हैं वेस्ट बंगाल के CM हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के हैं काफ़ी ख़राब नेता कहे जाते हैं। भगवंत मान जो पंजाब के नेता हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और हाल ही में इन्होंने ये कहा कि एक बार यदि जीत के जो आता है MLA वह एक ही पेंशन उठाएगा। पहले ये होता था
पंजाब में ही नहीं पूरे भारत में ये होता है कि जितनी बार एमएलए बनते हैं उतने बार का पेंशन उन्हें मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 ओलंपिक में पुरुष की भाला फेंक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था। ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी के द्वारा गलत दिया गया। 2024 ओलंपिक में जो है ये जो थे 2024 में ये जो थे अरशद नदीम जो थे पाकिस्तान के अरशद नदीम, उन्होंने जो है गोल्ड जीता था। भारत के कोई भी खिलाड़ी जो है गोल्ड नहीं जीत पाए थे। नीरज चोपड़ा जो थे उन्होंने क्या चीज़ जीता था, उन्होंने रजत पदक जीता था। ये मिसप्रिंट हुआ था जेपीएससी के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ये जो गलत है, लेकिन यदि यहाँ पे रहता स्वर्ण पदक तो होता नीरज चोपड़ा। निम्न में से कौन सा वन एशिया का सर्वाधिक घना साल वन है। तो माओफलांग, गिर, सारंडा या सुंदरवन। तो सारंडा का जंगल जो है हमारे झारखंड में है और ये काफ़ी घना जंगल है। अगला देखते हैं, हाल ही में वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, तो विश्व व्यापार संगठन। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 110, 111, 112 या 113। तो अनुच्छेद 112 जो है ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। बता दूं कि हमारे संविधान में जो है कहीं भी जो है ये जो क्या बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इसी को धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया गया है और धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है ये 110 में किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित करता है 110 में करता है और ये जो बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण है वह 112 में करता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ मेरे से बोलने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 41 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। तो उड़ीसा था, MP था या गुजरात था या राजस्थान था। तो वो देश था हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा देश था, मध्य प्रदेश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः है 1, 4, 5 या 10। तो एक घोल है जिसका जो है इसका pH जो है संभवतः क्या होगा 10 होगा। यानी नीला लिटमस को लाल कौन करता है, तो ये हमारा अम्ल करता है। और अम्ल जो है ये लाल लिटमस को नीला करता है। और अम्ल जो है तो अम्ल का pH मान जो होता है 7 से जितना उधर जाएगा उतना वो क्षारीय होता जाएगा। कितना क्षारीय होता जाएगा। यहाँ दिया गया है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। खाद्य डिब्बों पर टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्यों। खाद्य डिब्बों पर जो होती है टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्यों। जिंक टीन से महंगा होता है, जिंक का गलनांक टीन से अधिक होता है, जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है और जिंक टीन से कम क्रियाशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक जो होता है टीन से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुर्दे का कार्य होता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या संवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ये साइंस के क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन हमारे झारखंड से थे। अगला है, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। पानी का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, अमीनो अम्ल का परिवहन करता है या फिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जाइलम जो है ये जल का परिवहन करता है। जा से जाइलम और जा से पानी का परिवहन, जा से जल का परिवहन करता है। अगला है, पोषण के स्वपोषी तरीके के लिए क्या आवश्यक है। CO2 और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। उन्हें CO2 और जल भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज़ों की ज़रूरत, तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी है। सोचने के लिए,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फैलोपियन ट्यूब। तो इसका हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका जो है ये महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब ये सारे हमारे महिला प्रजनन तंत्र के भाग हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो है परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड जो हैं परमाणु के नाभिक का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए थे? तो जे थॉमसन किए थे। कौन किए थे? जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक। ये चीज़ें आप याद रखें। न्यूट्रॉन का खोज जो हुआ था कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज कब हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिकों में समान भौतिक गुण होते हैं, भिन्न भौतिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, भिन्न परमाणु संख्याएं होती है। तो इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्याएं जो होती है भिन्न होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? प्रतिजैविक, दर्दनाशक, अम्लरोधी, रोगानुरोधक। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लरोधी। अम्लरोधी जो बोलते हैं इसको क्या इंग्लिश में बोला जाएगा, कभी कभी हिंदी में भी लिख दिया जाता है एंटासिड। क्या लिखा जाता है? एंटासिड। उसे क्या कहते हैं? ये जो है अपच हुए भोजन को दवा का उपयोग किया जाता है। अगला है, वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य मात्रा में होती है। 90 किलोमीटर पे, 120 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे या 150 किलोमीटर पे। तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर पे जो होता है, ये जो होता है वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा है? सीरस, स्ट्रेटस, निम्बस या क्यूमुलस। तो ये जो हो जाएगा आपका सीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक समृद्ध है? कहाँ पे जो है जैव विविधता जो है अधिक समृद्ध है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र या महासागर क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है यहाँ जो है जैव विविधता अधिक समृद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर का उल्लंघन नहीं है? साहित्यिक चोरी, कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क उल्लंघन, क्रिएटिव कॉमन्स। तो 56 का हो जाएगा आपका क्रिएटिव कॉमन्स। ये जो है आईपीआर का उल्लंघन नहीं है। बाकी बात सारे ऑप्शन सही हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी के बदले आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F4 F2, यानी 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, या F हो जाएगा या 2F हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए उपयोग के लिए सही नहीं है? वे पर्यावरण के अनुकूल हैं, वे कुछ समय बाद खेतों को बंजर बना देते हैं, वे मिट्टी से उपयोगी घटक हटा देते हैं, वे मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वे पर्यावरण के अनुकूल हैं। वो क्या है? पर्यावरण के अनुकूल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो जो आई आर स्क्वायर जो है ये नहीं करता है। इसको मैं बता दूं, P बराबर क्या होता है? वी आई होता है। क्या होता है? P बराबर वी आई। एक तो ये सही हो गया। अब देखो यदि हम लिख दें और V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ये हमारा ओम्स का नियम था, V बराबर आई आर। तो यदि यहाँ पे हम आई आर सेलेक्ट करें तो आई स्क्वायर आर होगा कि नहीं? तो ये भी सही है। और फिर यदि हम यहाँ पे आई बराबर क्या होता है? V बटे आर। तो ये वी स्क्वायर बटे आर हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं, वी आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर आर। केवल गलत क्या है? आई आर स्क्वायर जो है गलत है। ये जो है शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60,
एक बल्ब है जो 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है और जनित्र से जुड़ा है, धारा जो है 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब का शक्ति ज्ञात करें। तो P बराबर हम अभी पढ़े थे, P बराबर क्या होता है, वी आई, क्या होता है, वी आई। तो 220 गुने 0.5 0/100, तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो 22 बचे 110, क्या हो गया, 110 वाट हो गया। क्या हो गया, 110 वाट का शक्ति जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। अगला है, पृथ्वी पर जीवन वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ। पृथ्वी पर जो जीवन है 13.7 बिलियन वर्ष, 3.8 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष और 3.8 मिलियन वर्ष। तो 3.8 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी पर जीवन जो है इतने साल पहले प्रकट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। विनय पिटक, सूत पिटक, अधिभम पिटक या उपरोक्त सभी। तो 62 का जो है उपरोक्त सभी, यानी ये जो हैं बौद्ध धर्म से सभी संबंधित हैं। विनय पिटक भी, सूत पिटक भी और अभिधम पिटक भी। निम्नलिखित शासकों में से कौन मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन नहीं था, समुद्रगुप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, बाजार सुधार इनमें से किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है। मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किससे जुड़ा हुआ था। राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा से, ए और बी दोनों से, ना तो ए और ना बी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से जुड़ा हुआ था। ए और बी दोनों से जुड़ा हुआ था, यानी राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण मोहम्मद बिन तुगलक किए थे और सांकेतिक मुद्रा को भी जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मध्यपाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरापाषाण तथा नवपाषाण युग के बीच एक संक्रमणकालीन अवस्था है। दूसरा है, सूक्ष्म पाषाण मध्यपाषाण के युग के विशिष्ट औजार हैं। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। क्या है, 66 का ये हो जाएगा, यह पुरापाषाण तथा नवपाषाण युग के बीच एक संक्रमणकालीन अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्थलों को उनकी खास विशेषताओं के साथ मिलाएं। तो हड़प्पा जो है ये कहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता की पहली खोज की गई साइट थी। दूसरा हो जाएगा रंगपुर, ये क्या फर्स्ट नंबर हो जाएगा। दूसरा है रंगपुर, रंगपुर जो है चावल के छिलके का अवशेष मिला है, ये हो जाएगा दूसरा। चावल के छिलके का वहाँ जो है चावल के छिलके का जो है अवशेष जो है कहाँ से मिला है, रंगपुर से। चनहुदडो से दुर्ग रहित एक सिंधु सभ्यता का नगर मिला है। और चौथा है मोहनजोदड़ो, ये बृहत स्नानगर है वहाँ पे। मोहनजोदड़ो क्या है, बृहत स्नानगर, अर्थात BDCA, अर्थात ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वेद सभ्यता इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सबसे पुराने साहित्यात्मक अवशेष हैं। ऋग्वैदिक सूक्तों का संकलन है जिसका यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, ये JPSC था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, मुगल काल में आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई। ये जो है NTPC में भी, रेलवे में भी पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। मुगल काल में आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहाँ ने या फर्रुखसियर ने। तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है।
कौन सा सही है, इस पे विचार करना है। चलिए हम लोग विचार करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ। अस्थाई बंदोबस्त ने ज़मीन का मलिकाना हक ज़मींदारों को दिया। तीसरा है ए और बी दोनों सही है। चौथा ए और बी दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए और बी दोनों सही हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में हुआ और अस्थाई बंदोबस्त ने ज़मीन का मलिकाना हक ज़मींदारों को दे दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। इनमें से कौन गलत है? नाना साहेब कानपुर से थे, बेगम हजरत मां लखनऊ से, कुंवर सिंह बरेली से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। कुंवर सिंह जो थी बरेली से थी। कहाँ से थी? बरेली से थी। ये जो गलत है, कुंवर सिंह जो थे बरेली से नहीं थे। अगला है स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था? स्वराज से क्या अभिप्राय था? प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, ना कि ब्रिटेन से पूरा संबंध विच्छेद। दूसरा था ब्रिटिश नियंत्रण से एकदम मुक्त, पूर्ण स्वतंत्रता। और तीसरा है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। और चौथा ब्रिटिश साम्राज्यिक ढांचे के दायरे के अंदर ही स्वशासन। तो 72 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? विजयनगर, बहमनी, काकतीय, प्रतिहार। तो ये जो थी विजयनगर से, नायक व्यवस्था जो थी विजयनगर से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा अधिकृत राजकीय इतिहास की पुस्तक थी? तबकात ये अकबरी, अकबरनामा, मुंतक उत तवारीख, आलमगीरनामा। तो जो है अकबर द्वारा अधिकृत राजकीय इतिहास की पुस्तक कौन सी थी? तो यह हो जाएगा तबकात ये अकबरी। क्या था? तबकात ये अकबरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? मूलों की मनसब व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। सभी सवार पद धारक आवश्यक रूप से जात पद धारक थे। जात पद आमतौर पर या तो सवार पद के बराबर हैं या उससे अधिक होता था। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। यानी सभी सवार पद धारक आवश्यक रूप से जात पद धारक थे। दूसरा जात पद आमतौर पर या तो सवार पद के बराबर या उससे अधिक होता था। 75 का बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। किस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? 1930 में, 1931 में, 1929 में या 1921 में? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1930 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। 1932 के कम्युनल यानी सांप्रदायिक अवार्ड में क्या प्रावधान था? अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, डिप्रेस्ड वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो ए और बी दोनों सही हैं। यानी अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और डिप्रेस्ड वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल ये होना चाहिए था। और ये दोनों चीज़ें 1932 के हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सत्य है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो था वो क्या क्या हुआ था, ये सभी सही हैं। उसमें क्या था? यह एक शहरी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ जिसको हड़ताल, बहिष्कार और धरना चिन्हित करते थे। इस आंदोलन में किसान विद्रोह में ही देखने को मिला। इसकी विशेषता आतंकवादी गतिविधियों में थी जिसके अंतर्गत युद्ध प्रयासों में रुकावट डाला गया। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला है 79 का नंबर देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडवर्ड बिल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। मूल बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश यूरोपवासियों पर मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। दूसरा है इस बिल का सभी ब्रिटिश अफसरों ने तीव्र विरोध किया। ए और बी दोनों गलत सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। क्या है? ए और बी दोनों ये और बी, ये था एडवर्ड बिल वाला ना। तो ये जो है इसका जगह इस बिल का सभी ब्रिटिश अफसरों ने तीव्र विरोध किया था। क्या किया था? तीव्र विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 80।
निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो अस्फाकुल्ला खान थे, खुदीराम बोस थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। रोशन सिंह जो नहीं थे, रोशन सिंह हमारे पड़ोसी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। कुछ डिस्टर्ब होते होंगे क्योंकि हमारा घर जो है बिल्कुल रोड के सामने है और ट्रैक्टर वगैरह चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह औपचारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया। दूसरा है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सरकारी उपाधियों के त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल था। तो 81 का जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो हुई थी, जो असहयोग आंदोलन था वह 1920 में शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन जो था सरकारी उपाधियों के त्याग, सरकारी स्कूल और कॉलेजों द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार से शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाटों के ढलान। तो ये हो जाएगा अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, भारत में जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? भूजल का अत्यधिक दोहन, जल निकायों का प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी भूजल का अत्यधिक दोहन, जल निकायों का प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, ये भारत में जल की कमी का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। किस भारतीय नगर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर, भोपाल, नैनीताल, श्रीनगर। तो ये हो जाएगा उदयपुर को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या उत्तराखंड। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक राज्य जो है ये जो है अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपने प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को व्याख्यायित करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति पेश की गई? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, हरित शहर पहल, शहरी प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वायु गुणवत्ता सुधार योजना। तो ये था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। क्या था? राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम जो था इस नीति के तहत जो है वायु प्रदूषण को व्याख्यायित करने के लिए किया गया था। अगला है, नीति आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 16, 20, 13 या 15। तो इसका हो जाएगा 20 जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा अटलांटिक एवं हिंद महासागर दोनों पर है? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है इसकी तटरेखा अटलांटिक एवं हिंद महासागर दोनों पर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, लोकटक झील, डल झील या चिल्का झील। तो ये बुलर झील है। कौन सा है? बुलर झील है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो एक महाद्वीप नहीं है कौन सा है? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी या बोर्निया। तो ये ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और जैव विविधता में सुधार करना है? हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वन नीति, तीसरा जैव विविधता क्रियान्वयन योजना और चौथा वृक्षारोपण अभियान। काफ़ी क्वेश्चन जो है अच्छे दिए थे। तो ये है जैव विविधता क्रियान्वयन योजना, इसी का सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्ट टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है? आतंजय, मेकांग, एलो या गंगा। तो कौन सी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आतंजय। कौन सा जानती है? आतंजय जो है ये टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे लौह अयस्क और कोयला के लिए जाना जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान। तो इसका हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है ये देश का जो है कुल टोटल
40% जो है खनिज उत्पादन करके देता है। कितना देता है? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय नदियों को उनके प्रमुख जल प्रदूषण मुद्दों से सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं क्या चीज़ मिलाने के लिए दिया गया है। तो ये जो है पहला जो गंगा जो है औद्योगिक अपशिष्ट और अनुचारित सीवेज है, यानी ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब सही है। मीठी नदी जो है कपड़ा और रासायनिक उद्योग के लिए प्रदूषक है। गोदावरी जो शहरी अफवाह और सीवेज से प्रदूषण है। चौथा है यमुना है जो रासायनिक प्रदूषकों का उच्च स्तर और निम्न ऑक्सीजन स्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन है? तो कौन सा है? ऊँट है, स्लेज है, गधा है या घोड़ा है? स्लेज है। स्लेज जो होता है ये बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ियाँ होती है। स्लेज क्या होता है? बर्फ़ पे चलने वाला गाड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्रेरी, स्टेपी, सवाना, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये जो है ये स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैसे क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? बंगाल की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में या हडसन की खाड़ी में? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कौन सा टिक करके आए थे, आपके कितने नंबर आए हैं ये भी बताइएगा। तो ये हडसन की खाड़ी में जो है सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, हडसन की खाड़ी में। क्योंकि मैं अदर क्वेश्चंस को भी बताता, लेकिन ये है कि कुल टोटल 150 क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने रखना है, तो कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसलिए मैं इसको जो है पोस्टमार्टम नहीं कर पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें शंकुधारी वृक्ष जैसे कि देवदार, फर और स्प्रूस होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, समशीतोष्ण वन, अल्पाइन वन या फिर टैगा वन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समशीतोष्ण वन जो है ये जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। शंकुधारी वृक्ष जैसे देवदार, फर और स्प्रूस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या 13 से 17? तो ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से 18 है, जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित नदी सफाई पहलों को उनके उद्देश्यों से मिलान करें। तो इसका उद्देश्यों के साथ मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर 100 है, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट का नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये कहाँ है? गंगा के साथ जल गुणवत्ता और शहरी कार्य विकास में सुधार, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा है यमुना कार्यक्रम। यमुना कार्यक्रम जो है यमुना नदी को लक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए था। तीसरा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये जो है हमारा कई नदियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण है। और चौथा है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, ये है चौथा व्यापक प्रदूषक नियंत्रण और नदी फ्रंट विकास। अर्थात ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा सही है, 4, 2, 3, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, वो जेएसएससी के हो या जेपीएससी के हो, यही सारे क्वेश्चन आपके घूम के आने वाले हैं। अगला है, कौन सा देश जंगली आरंगुटानों की विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिलीपींस? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या घर का घर कौन है? इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। भारत में कौन सा वन विश्व के सबसे बड़े नमकीन पानी के मैंग्रोव वनों में से एक होने के लिए जाना जाता है? सुंदरवन, गिरवन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या खासी पहाड़ियाँ? तो ये जाना जाता है सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये नमकीन पानी के मैंग्रोव वनों में से एक होने के लिए जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 है, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार हुकम सिंह, अनंत सैनम अयंगर, कृष्णमूर्ति राव। तो ये जो है 103 का सी हो जाएगा, अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर जो थे ये प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 168, 169, 170 या 171। तो अनुच्छेद 169 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 169। अगला है 105, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है? ये 39वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यवाही न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 222 जो है राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना संघ का कर्तव्य है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325 या अनुच्छेद 355। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। ये हमें बताता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 129। तो ये है अनुच्छेद 127 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 130। तो अनुच्छेद 130 जो है इन्हें पुनः नियुक्ति का प्रावधान है। किस वर्ष से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है? तो दिसंबर 1994, जून 1995, अक्टूबर 1996 या 1997। तो दिसंबर 1994 से है ये सीधा प्रसारण किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? सीधा प्रसारण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? संशोधन प्रक्रिया, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 365, अंतर्राज्यीय परिषद 264। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 365 के तहत लगता है, यही सही है। सॉरी, ऑप्शन जो है ये हमारा बोला कौन सा युग्म सही है। तो ये जो है राष्ट्रपति शासन 365 के तहत लगता है, यही सही है। बाकी बात सारे क्वेश्चन गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 237। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 237 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जो उच्च न्यायालय है उसके एक उच्च न्यायालय जो है अनेक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किया गया है। अनुच्छेद 237।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्य का कार्यालय है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने से संबंधित है। तो ये राज्यपाल को हटाने से संबंधित जो है अनुच्छेद 155 नहीं है। बाकी बस सारे जो ऑप्शन सही हैं। 153 राज्यपाल का कार्यालय, 156 राज्यपाल का पदावधि, राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार 154। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर या तो अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया? सर फ्रेडरिक वाइट, विट्ठल जे पटेल, अब्दुल रहीम, सर सन्मुखम चेट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का ये सर फ्रेडरिक वाइट जो है ये जो हैं सबसे अधिक समय तक केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है? विधेयक जो पारित होते हैं उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252। तो अनुच्छेद 150 जो है ये अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है? भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक को केवल उसी प्रकार और उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार 116 का हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शासकों की प्रीवी पर्स यानी राजभत्ता रकम को समाप्त कर दिया गया था? 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान एक्ट या तो 44वां संविधान एक्ट। तो ये हो जाएगा 25वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 8वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में? तो यह 1948 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन एक विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशेष सूची में अनिर्दिष्ट। तो ये हो जाएगा राज्य सूची में जो है आर्थिक नियोजन एक विषय है। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है? टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है, अर्थव्यवस्था स्थिर है, अर्थव्यवस्था ढहने वाली है, सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है। स्थिर विकास क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से प्राप्त होता है? मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, मौलिक कर्तव्य से या प्रस्तावना से? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जो है इसका उद्देश्य जो है प्राप्त होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। किसी संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, व्यापार सलाहकार समिति, विशेषाधिकार समिति। तो ये हो जाएगा व्यापार सलाहकार समिति जो है इसे जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव से है, ये सही है। 56 जो राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये भी सही है। 61 जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये भी सही है। 58 जो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, ये गलत है। बाकी बस सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125। भारत का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता का अयोग्यता से संबंधित है? संसद की सदस्यता का अयोग्यता से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 107 या तो अनुच्छेद 108। तो ये अनुच्छेद 108 जो है संसद की सदस्यता की योग्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है?
अगला है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है किसके द्वारा अपनाया गया है, ये चीज़ हमें बताना है। संविधान का निर्माण, दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा, 1948 की औद्योगिक नीति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 1948 की औद्योगिक नीति द्वारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगला है एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आमतौर पर है निम्न प्रति व्यक्ति आय पर, पूंजी निर्माण की निम्न दर पर, निम्न निर्भरता का आंकड़ा पर, कार्यबल बड़े पैमाने पर, तृतीय क्षेत्रक में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो 3 और 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा निम्न निर्भरता का आंकड़ा और कार्यबल बड़े पैमाने पर तृतीय क्षेत्रों पर निर्भर है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। देश में सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो ये उड़ीसा में होता है। सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कहाँ पे होता है, ये उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी। तो ये हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, इसी के द्वारा जो है रोलिंग प्लान लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी प्रथम योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में या चौथी योजना में। तो तीसरी योजना में जो था कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। गार्गिल फार्मूला का तात्पर्य किसके आवंटन से है। राज्यों के बीच बाजार से उधार, राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता, राज्यों के बीच कर आय से और केंद्र राज्यों के बीच विदेशी सहायता से। तो ये हो जाएगा राज्यों के बीच बाजार से उधार से, राज्यों के बीच उधार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारत सरकार, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो ये हो जाएगा योजना आयोग के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण लागू किया गया था। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। मैक्स मुलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स मुलर को जो है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है। भारत में ब्रॉड मनी है M1, M2, M3 या M4। ब्रॉड मनी जो है M3 है। क्या है, ब्रॉड मनी M3 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के औद्योगिक वित्त का शीर्ष है। औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। तो इसका हो जाएगा आपके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। अधिक केंद्रीय बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात कम कर दिया जाता है तो इसका क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA की चिंताएं हैं। केवल राजकोषीय घाटा से, केवल राजस्व घाटा से, राजकोषीय और राजस्व घाटा दोनों से, ना तो राजकोषीय घाटा और ना ही राजस्व घाटा। तो इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भारत की जनसंख्या के लाभांश वाला देश माना जाता है क्योंकि इसकी जनसंख्या 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में अधिक है। इसकी जनसंख्या 15 से 64 के आयु वर्ग में अधिक है। इसकी जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में है। इसकी कुल जनसंख्या अधिक है। तो इसका आंसर है इसकी जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप
एकमुश्त दी जाने वाली धनराशि कहलाती है? रजत विदाई, प्लेटिनम विदाई, स्वर्णिम विदाई, कांस्य विदाई। तो ये हो जाएगा रजत विदाई। क्या कहलाती है? रजत विदाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। क्या कह रहा है? पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है? पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है? लोगों को पूर्ण संख्या के संदर्भ में गरीबी, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में गरीबी, प्रचलित मूल्य स्तर के संदर्भ में गरीबी, या बेरोजगारी के पूर्ण स्तर के संदर्भ में गरीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी का जो है बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में गरीबी, यानी खाने योग्य जो है जितने कैलोरी ऊर्जा जो है लोगों को मिलनी चाहिए, यदि वो नहीं मिलती है तो वो जो है पूर्ण गरीबी का अर्थ वही कहलाता है। अगला है साप्ताहिक पत्रिका छोटा नागपुर समाचार झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में से निकलता है? रांची से, हजारीबाग से, जमशेदपुर से, या झरिया से? तो ये निकलता है जमशेदपुर से। कहाँ से निकलता है? जमशेदपुर से निकलता है। अगला है पुरातात्विक स्थल बहरनपुर का संबंध किस संप्रदाय के प्राचीन अवशेष से है? बहरनपुर का संबंध किससे है? जैन से, बौद्ध से, शैव से, या शाक्त से? तो ये जो है संबंध है बौद्ध धर्म से। किस संप्रदाय से? बौद्ध धर्म से संप्रदाय से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। देखते हैं। मुंडा दुर्ग नाम से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया था? W.G. आर्चर, J.C. विटली, कैनन कॉल, हॉफमैन। तो ये जो थे ये थे W.G. आर्चर। ये थे मुंडा दुर्ग नाम से मुंडारी लोकगीत का आकलन किए थे। अगला है आम डलिया और जाम डलिया किस प्रसिद्ध नृत्य शैली की विशेषता है? पाइका नृत्य की, जदूर नृत्य की, छऊ नृत्य की, या माघे नृत्य का? तो ये हो जाएगा माघे नृत्य का जो है प्रसिद्ध नृत्य है हमारा आम डलिया और जाम डलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। बिरसा उलगुलान के दौरान प्रयुक्त सफ़ेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक था? शांति का, आत्मसमर्पण का, अगुआ राज की प्राप्ति का, दुश्मनों के खात्मे का? तो ये जो था अगुआ राज की प्राप्ति का था। अगुआ राज की प्राप्ति का जो झंडा था वो था हमारा सफ़ेद झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92